हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बीच में 2 दिन का गैप हो गया, 2 या 1। चलो, गैप तो लगातार हो ही रहा है पिछले कुछ 2 सप्ताह से। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गैप नहीं होगा और मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा नाम है प्रशांत माहेश्वरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो अगेन वापस बोल रहा हूँ, प्रशांत माहेश्वरी और आप फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर इसमें थोड़ी बहुत फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आज लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो के थ्रू मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है BH वक्र। BH वक्र, इस वक्र को बच्चों शैथिल्य वक्र भी कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। यहां पर B क्या है तो आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम यहां पर चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। आप सभी को पता है B को चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। और H क्या है? चुंबकन क्षेत्र। क्या है बच्चों? चुंबकन क्षेत्र। वह बाह्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए रखा जाता है। देखिए, ये शैथिल्य वक्र कौन से पदार्थों के लिए हम पढ़ते हैं? आंसर है 3 तरीके के पदार्थ हमने पढ़े हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में शैथिल्य जैसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ लोह चुंबकीय पदार्थों का गुण है। इसका मतलब BH वक्र या शैथिल्य वक्र कौन से पदार्थों के लिए बनाया गया है? आंसर क्या होगा? लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। फिर ये बात और ध्यान में रखना, जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट मतलब कि उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, पदार्थ की भौतिक अवस्था, तो थोड़ा ध्यान में रखें बच्चों कि लोह चुंबकीय पदार्थ ही वे पदार्थ होते हैं जो कि सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। किसमें? ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो फिर बात अलग है, लेकिन ये सामान्यतः सॉलिड स्टेट के अंदर ही मिलेंगे। जबकि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो सॉलिड में भी है, गैस में भी है और लिक्विड में भी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए, तो बात करते हैं हिस्टैरिसीस लूप की। ये किसके लिए है? आप लोहा कुछ भी मान सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं। ठीक, तो ये लूप कैसा बनता है? इसके अंदर सबसे पहले देखो, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 नंबर से ज़्यादा का सवाल नहीं आता। अब उसमें पूछता क्या है? सामान्यतः BH वक्र ये पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए BH वक्र बनाएं या फिर शैथिल्य वक्र बनाएं। तो यहाँ पर तो H चलेगा, चुंबकन क्षेत्र। और चुंबकन क्षेत्र का मात्रक क्या होता है अगर मैं आपको पूछूं तो? एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, और इस तरफ मतलब y एक्सिस पे चलेगा चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, और वो किसमें? टेस्ला में। मात्रक क्या है? टेस्ला है। तो ये मैंने जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो मात्रक है। ये क्या है? चुंबकीय प्रेरण, ये चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कर्व कैसा बनता है वो समझिए। तो कर्व का डायग्राम देखो, बनाना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डायग्राम की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। कुछ इस तरीके का ये कर्व है ना। और मैं समझा दूंगा कि ये कैसे होता है। इस वाले पॉइंट को अपन ने कह दिया O, ये A, B, C, D, E, F, G। कर्व का अगर डायरेक्शन देखें शुरुआती तौर पे तो ये ऐसा जाएगा।
ठीक है, चलिए तो ये आपका कौन सा वक्र है बच्चों, BH वक्र बन गया है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब कैसे इसे हम समझते हैं, तो आप इस चीज़ को कुछ ऐसा मान सकते हैं कि लेट्स सपोज कीजिए हमारे पास में एक परिनालिका है। क्या है बच्चों, एक परिनालिका है और इस परिनालिका में I परिमाण की धारा जा रही है। इस I परिमाण को हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, मतलब धारा का मान हम अपने अनुरूप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। धारा का मान घटाओगे तो फिर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब ये थोड़ा सा समझिए बच्चों कि यहाँ पर अगर हमने रख दिया क्या भाई, एक लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहे की कील ही समझ लो आप, है ना, आपने इसके अक्ष पर ऐसा कोई एक लोहा चुंबकीय पदार्थ रख दिया, लोहे की कील है ये, ठीक। तो इस I के ऊपर जो डायरेक्ट एक क्वांटिटी निर्भर कर रही है वो है H। मैंने आपको बताया था चुंबकन क्षेत्र जो है उसका फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं, H = NI। तो हम कह सकते हैं कि धारा के मान को बढ़ाएंगे तो H का मान बढ़ेगा, धारा के मान को घटाएंगे तो H का मान घटेगा। धारा की दिशा को चेंज करने पर H की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। चुंबकन क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। फिर अगर आप इसमें धारा बढ़ाते हैं बच्चों तो ये पदार्थ क्या होता है, ये वाला पदार्थ ये चुंबकित होना प्रारंभ करता है, ठीक है। और ये चुंबकित कैसे हुआ भाई, कैसे पता चला कि ये चुंबकित हो रहा है, आपने वो पढ़ा होगा क्या, I = Chi_m × H, पढ़ा है ना। तो Chi_m चुंबकीय प्रवृत्ति होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। लो चुंबकीय पदार्थ ज़्यादा ही होती है, H का मान यहाँ से आपको प्राप्ति होगा धारा के अकॉर्डिंग, ठीक। तो फिर ये क्या होता है, ये वाला पदार्थ जो है वो चुंबकित होना प्रारंभ होता है, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर चुंबकन की जो तीव्रता है वो अलाइन होना चालू है। और जितना ज़्यादा इसकी चुंबकन की तीव्रता बढ़ेगी ये पदार्थ उतना ही ज़्यादा चुंबकित होगा, ठीक है। इसका खुद को स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अपन समझते हैं क्या हो रहा है। सर्वप्रथम हम बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक पूर्णतः अचुंबकित लोहा चुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकित का मतलब अभी उसमें चुंबकत्व नाम का कोई गुण नहीं है, वो चुंबक की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, अचुंबकित, ठीक है। तो हमने सर्वप्रथम कैसा पदार्थ लेना है, अचुंबकित पदार्थ लेना है, अचुंबकित लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ लिया गया है, ठीक है, जिसे किसी परिनालिका के अक्ष पर रखा गया है या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। जैसे जैसे समझिए, जैसे जैसे धारा के मान को बढ़ाकर H के मान में, मतलब चुंबकन क्षेत्र के मान में वृद्धि की जाती है, चुंबकन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चुंबकीय प्रेरण का मान भी बढ़ता जाता है। B का मान भी बच्चों बढ़ता जाएगा। H का मान बढ़ाओ, B का मान भी आपको देखने को मिलेगा। O से कहाँ की ओर जा रहे हैं, A की ओर, और A से कहाँ की ओर जा रहे हैं, B की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे चुंबकीय प्रेरण के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाने पर चुंबकीय प्रेरण में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाने पर, कौन से क्षेत्र को, H को बढ़ाने पर B के मान में, मतलब चुंबकीय प्रेरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात B का मान क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, शुरुआत में तो आप बोल रहे हो कि B का मान भी बढ़ता है, फिर बाद में नियत कैसे बोल दिया। तो बच्चों इस चीज को समझिए, ये वाला फॉर्मूला कब कारगर है, आंसर हम बोलते हैं अल्प चुंबकन क्षेत्र के लिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम कब पढ़ते हैं, अल्प चुंबकन क्षेत्र में ऐसे ही चलता है, I समानुपाती H चलता है। लेकिन अत्यधिक चुंबकन क्षेत्र में फिर ये फॉर्मूला नहीं काम करता। क्यों, क्योंकि पदार्थ की खुद की एक सीमा होती है। जैसे समझना इस चीज को, मैं लोहा चुंबकीय पदार्थ की बात करता हूं, ऐसे बहुत सारे डोमेन बने हुए होंगे,
ठीक। और इन डोमेन के अंदर सभी डोमेन का खुद का क्या है, एक चुंबकीय आघूर्ण है ना। अब जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये सारे के सारे एक ही दिशा में क्या हो गए, अलाइन हो गए। जैसे ही सारे के सारे एक ही दिशा में अलाइन हो गए हैं तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। अब क्या उसे आप और ज्यादा अलाइन या संरेखित कर सकते हैं? अरे भाई जो लाइन पहले से ही सीधी बन गई उसे और क्या सीधा कर पाओगे भाई, सीधी लाइन फिर सीधी रहेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि जब सारे के सारे एक ही दिशा में आ गए तो फिर उससे ज्यादा तो वो चुंबकित हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, फिर चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र को कितना ही बढ़ाते जाओ या चुंबकन क्षेत्र को कितना ही बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार पदार्थ पूर्णतः चुंबकित हो गया, संरेखित हो गया, तो फिर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, फिर चाहे आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते जाओ, उसको जितना चुंबकित होना था वो हो गया। आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी खुद की एक समय में समझने की सीमा जो है वो निश्चित है ना। आपको ऐसा पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता होगा, एक पन्ना पढ़ा याद हो गया, दूसरा पन्ना पढ़ा याद हो गया, 10 पन्ने लगातार पढ़े आपने, 20 पन्ने लगातार पढ़े, लेट्स सपोज करो। ठीक है, लेकिन उस 20 पन्नों के बाद में फिर बोलते हो अब बस खिचो, जितना दिमाग में जाना था चला गया, अब ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। क्यों? वापस से वही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सेम ऐसा इन पदार्थों के साथ में, इन्हें जितना चुंबकित होना था वो चुंबकित हो चुके हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा इनको चुंबकित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि शुरुआत में तो H का मान बढ़ाने पर B का मान बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब H के मान को बढ़ाने पर चुंबकीय प्रेरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात पदार्थ पूर्णतः चुंबकित हो जाता है। इस अवस्था को चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं इस अवस्था को? चुंबकीय संतृप्ति। तो ये जो बी पॉइंट है ना, इसके आगे पदार्थ किसको प्रदर्शित कर रहा है? चुंबकीय संतृप्ति को, कि भाई अब मैं संतृप्त हो गया, जितना मेरे को खाना था मैंने खा लिया, जितना मेरे को चुंबकित होना था मैं हो लिया, अब इससे ज्यादा चुंबकित नहीं हो पाऊंगा। भाई बात समझ लीजिए। ठीक, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आई है वो है चुंबकीय संतृप्ति की। इसमें बस आप डेफिनेशन के ऊपर गौर करो कि क्या क्या होता जा रहा है ना। तो मैं अब डेफिनेशन लिख रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों, शुरुआत में तो अल्प चुंबकन क्षेत्र हेतु चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाओगे तो फिर चुंबकीय प्रेरण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है चुंबकीय संतृप्ति। चुंबकीय संतृप्ति क्या होती है कि वह अवस्था जब चुंबकन क्षेत्र के मान को बढ़ाने पर भी चुंबकीय प्रेरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह अवस्था क्या कहलाती है? चुंबकीय संतृप्ति। इस अवस्था में पदार्थ पूर्णतः क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। और ये चुंबकीय संतृप्ति के लिए पॉइंट कौन सा है? आंसर है बी बिंदु। इसके लिए हमने बात की थी, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इसके लिए हमने बात की। तो बी बिंदु से आगे की और फिर चुंबकीय संतृप्ति है, तो ग्राफ जो है वो ऐसा सीधा हो जाएगा।
ठीक है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो हमने धारा का मान कम किया। किसका मान कम किया? धारा का। धारा का मान कम करने से H का मान भी क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि H बराबर क्या था? Ni था। ठीक है, तो धारा का मान कम करने से चुंबकन क्षेत्र का मान क्या होता है? कम होता है। चुंबकन क्षेत्र का मान कम होने से चुंबकीय प्रेरण का मान भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। आपको वक्र दिखाई देगा BC, लेकिन यह चुंबकीय प्रेरण उसी अनुरूप कम नहीं होता जिस अनुरूप यह बढ़ रहा था। आप गौर कीजिए, जब आप H के मान को यहां से लेकर यहां तक बढ़ा रहे थे तो B का मान बहुत तेजी से बढ़ा, चुंबकीय प्रेरण का मान बहुत तेज। अब H के मान को उतना ही कम करे, अब यहां से वापस यहां पर लेकर के आ रहे हो तो फिर ये वापस से 0 हो जाना चाहिए ना, पदार्थ अचुंबकित हो जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण का मान घटता तो है लेकिन शून्य नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ पदार्थ में चुंबकत्व क्या रह जाता है? शेष रह जाता है। यह अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। O से लेकर C तक का ये जो चुंबकीय प्रेरण है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अवशेष चुंबकत्व। देखो समझो इस चीज को, यहां तक तो पहुंच गए हम। अब हम क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे H के मान को अर्थात चुंबकन क्षेत्र को कम करते हैं वैसे वैसे B का मान अर्थात चुंबकीय प्रेरण का मान भी कम होता जाता है, लेकिन यह पुनरावर्ती नहीं करता। पुनरावर्ती मतलब इस वक्र पर नहीं चलता, दूसरा वक्र ले लिया, लेकिन यह पुनरावर्ती नहीं करता। H के मान को शून्य कर देने पर, मतलब I का मान शून्य कर दिया आपने, H के मान को शून्य कर देने पर पदार्थ में या फिर चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य नहीं होता। पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अवशेष चुंबकत्व। यह धारणशीलता की स्थिति है बच्चों। कितना वो धारित कर सकती है, अगर सबने उसका साथ भी छोड़ दिया ना तो भी वो अपने पास में कितनी चीज रख सकती है, कितना चुंबकत्व रख सकती है, इसे कहते हैं धारणशीलता। क्या कहते हैं इसे? धारणशीलता। समझिए, तो धारणशीलता में क्या होगा बच्चों? H का मान शून्य होना चाहिए, तो H का मान जब शून्य होता है तो जो B का मान होता है वही क्या कहलाता है बच्चों? धारणशीलता कहलाता है। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट की, जो है धारणशीलता, रिटेंटिविटी, धारणशीलता और अवशेष चुंबकत्व। अवशेष चुंबकत्व की क्या भाई? H के मान को शून्य कर देने पर भी, आप H की जगह H के साइड में लिख दीजिएगा चुंबकन क्षेत्र, है ना। चुंबकन क्षेत्र के मान को शून्य कर देने पर भी चुंबकीय प्रेरण B का मान क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। अर्थात पदार्थ पूर्णतः अचुंबकित नहीं होता। उसमें कुछ चुंबकत्व क्या रह जाता है? शेष रह जाता है। जिसे क्या कहते हैं? अवशेष चुंबकत्व कहते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम में धारणशीलता की परिभाषा आती है तो आप क्या लिखेंगे, H के मान को शून्य कर देने पर, मतलब H को शून्य कर देने पर शेष B का मान, शेष चुंबकीय प्रेरण B का मान ही क्या कहलाता है बच्चों, धारणशीलता कहलाता है। लिख लीजिएगा इस चीज को कि H के मान को शून्य कर देने पर शेष चुंबकीय प्रेरण का मान ही क्या कहलाता है, धारणशीलता कहलाता है। और ये यहाँ से ही चालू करेंगे, अगर धारणशीलता आपको लिखनी है तो यहाँ से ही चालू करेंगे, 1 नंबर की परिभाषा आएगी। अब धारणशीलता से हमें क्या समझना है, ठीक, तो मैं लिख देता हूँ कि धारणशीलता हमें क्या समझा रही है, कि अगर किसी पदार्थ की बच्चों धारणशीलता ज़्यादा है, समझना, अगर किसी पदार्थ की धारणशीलता ज़्यादा है इसका मतलब उसकी चुंबकीय पारगम्यता भी ज़्यादा है। एरो का निशान तो आप समझ गए होंगे मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ऊपर है तो बढ़ रहा है, नीचे है तो कम हो रहा है। तो अगर धारणशीलता अगर ज़्यादा है तो चुंबकीय पारगम्यता भी पदार्थ की क्या है, बहुत ज़्यादा है। चुंबकीय पारगम्यता अगर ज़्यादा है इसका मतलब आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता क्या है, उस पदार्थ की ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। तो धारणशीलता का ज़्यादा होना बताता है कि पदार्थ कितना अच्छे तरीके से चुंबकित हुआ है, ठीक है ना, पदार्थ की होल्डिंग पावर को बताता है कि मैं भाई अच्छा खासा इंसान हूँ, ठीक है। चलिए, तो धारणशीलता अधिक होने से पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, अधिक होती है। इसका मतलब अधिक बल रेखाएं उसमें से गुजर सकती हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा है ना। ये समझ में आ गया धारणशीलता बच्चों, उतार लीजिएगा इस चीज को। अब अपन नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा को चेंज कर रहे हैं। धारा की दिशा को चेंज करने से किसकी दिशा चेंज हुई, आंसर है चुंबकन क्षेत्र की दिशा चेंज हुई। चुंबकन क्षेत्र की दिशा को विपरीत करने पर, प्रारंभ से विपरीत कर लेने पर एवं बढ़ाने पर, या फिर चुंबकन क्षेत्र की दिशा को विपरीत कर बढ़ाने पर, ठीक है, या चुंबकन क्षेत्र को विपरीत दिशा में बढ़ाने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चुंबकीय प्रेरण का मान भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। एवं एक स्थिति ऐसी आती है कि चुंबकीय प्रेरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य हो गया, इसका मतलब पदार्थ अचुंबकित तो हो गया है, पूर्णतः उसका विचुंबकन हो गया, उसके चुंबकत्व के गुण को आपने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ठीक है। तो वापस से समझ लीजिए कि H के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाने पर चुंबकीय प्रेरण के मान में भी कमी आती है। एवं चुंबकीय प्रेरण एवं H का वह मान, समझना अब इस चीज को, अब अपन D पॉइंट की बात कर रहे हैं। H का वह मान जिसके लिए चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य हो जाता है, निग्राहिता कहलाता है। ये वाला पॉइंट, ये इतनी दूरी जो है H की, ये H की तो वैल्यू ही, ये क्या है, निग्राहिता। क्या है बच्चों, निग्राहिता है, ठीक है। अब ये समझिए, ये जो धारणशीलता है वो कौन से पॉइंट के लिए बात कर रहे थे अपन, C पॉइंट के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। अपन कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, डी पॉइंट की बात कर रहे हैं। डी पॉइंट किसके लिए है, निग्राहिता के लिए। निग्राहिता कैसे, तो हमने बोला कि H के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाया तो B का मान कम हुआ, और B का मान कम होते होते कितना हो गया, 0 हो गया। तो H का वह मान जिसके लिए चुंबकीय प्रेरण B का मान क्या होता है, 0 होता है, धारणशीलता कहलाता है। सॉरी, धारणशीलता नहीं, निग्राहिता कहलाता है। अब निग्राहिता से हमें क्या मतलब है भाई, निग्राहिता क्या बता रही है हमें, सोचो, मैंने आपको बोला कि निग्राहिता मतलब डी पॉइंट पे आते आते पदार्थ पूर्णतः क्या हो गया, अचुंबकित हो गया, मतलब उसके चुंबकत्व का गुण नष्ट हो गया, यही तो है। तो अगर किसी पदार्थ की निग्राहिता ज्यादा है, ये यहां से लेकर दूरी अगर ज्यादा है, तो उस पदार्थ को आसानी से अचुंबकित नहीं कर सकते, उसके चुंबकत्व के गुण को आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर किसी पदार्थ की निग्राहिता कम है तो उसके चुंबकत्व के गुण को आसानी से क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक क्या बनानी है, स्थायी चुंबक बनानी है, तो आप फिर परिभाषा में जाओ,
परिभाषा में आपने सोचा कि सर ने कभी बताया था कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसके चुंबकत्व के गुण को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, या जिसका चुंबकत्व का गुण जो है वो अनंत काल तक रहता है, ऐसा ही है, ठीक। अब अगर चुंबकत्व का गुण आसानी से नष्ट नहीं किया जा रहा, इसका मतलब उस पदार्थ की निग्रहिता कम या ज़्यादा? आंसर है ज़्यादा। निग्रहिता ज़्यादा होगी तो चुंबकत्व के गुण को आसानी से नष्ट नहीं कर पाएंगे, उसे अचुंबकित आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए, तो निग्रहिता हमारे लिए चुंबकत्व को कितने समय तक या कितने अच्छे तरीके से रखने की क्षमता हो गई है, ठीक है, तो हम बोलेंगे चुंबकत्व से। याद रखने के लिए कि निग्रहिता ज़्यादा है तो उसे आसानी से अचुंबकित नहीं किया जा सकता। तो ये उतार लिया होगा 3 पॉइंट तक, है ना। चौथा पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है निग्राहिता। निग्राहिता कब प्राप्त हुई तो हम बोलते हैं, समझिए, H आप लिख लीजिएगा हिंदी के अंदर चुंबकन क्षेत्र के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाने पर B के मान में, मतलब चुंबकीय प्रेरण के मान में क्या आती है बच्चों? कमी आती है। एवं वह स्थिति की जगह H का मान लिख देता हूं। एवं वह H मतलब चुंबकन क्षेत्र का मान, H का मान जिसके लिए चुंबकीय प्रेरण का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। निग्राहिता कहलाती है, ठीक है। अब निग्राहिता क्या प्रदर्शित कर रही है वो भी मैं लिख देता हूं। यदि किसी पदार्थ की निग्राहिता अधिक है तो उसे आसानी से अचुंबकित या फिर विचुंबकित आप कह सकते हैं नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपको इसका अर्थ समझना है। हो गया। तो ये थी हमारे लिए बच्चों निग्राहिता। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धारणशीलता, निग्राहिता और एक चुंबकीय संतृप्ति। अब क्या होगा? अब सिर्फ रिपीटेशन है। अब क्या कर रहे हैं? H के मान को बढ़ाते जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो चुंबकीय प्रेरण का मान भी विपरीत दिशा में बढ़ता जा रहा है। चुंबकीय प्रेरण का विपरीत दिशा में बढ़ना मतलब, अब पदार्थ के लिए आप ऐसा समझेंगे कि पदार्थ अब विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है। पदार्थ चुंबकित हो रहा है लेकिन अब उसकी दिशा जो है वो प्रारंभ के क्या हो गई? विपरीत हो गई है। तो जैसे जैसे H के मान को विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है, चुंबकीय प्रेरण का मान भी विपरीत दिशा में क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। एवं पुनः वह स्थिति प्राप्त होती है जब H के मान में वृद्धि करने पर B के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। B का मान अब क्या हो जाएगा? इसके आगे
नियत हो जाएगा। यह स्थिति पुनः चुंबकीय संतृप्ति की स्थिति है। वापस से यहाँ पे संतृप्ति आ गई, ई पॉइंट वापस से चुंबकीय संतृप्ति को बताएगा। फिर H के मान को कम करने पर B के मान में भी क्या आती है, कमी आती है। वह B का वह मान, B का ही तो मान है ये, B का वह मान जिसके लिए H का मान देखो कितना है, 0 है। F पॉइंट के लिए वापस से H का मान 0 है, तो क्या कहते हैं हम, इस B के मान को बोलते हैं धारणशीलता। तो आप देखेंगे कि O से लेकर C और O से लेकर F, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही पदार्थ के लिए बनाया गया है, एक ही पदार्थ के लिए बनाया गया, तो ये दोनों दूरियां धारणशीलता हैं, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। फिर H के मान को विपरीत दिशा में चेंज करने पर, अब मतलब वापस से चेंज कर दिया है, पहले माइनस में जा रहे थे ना, वापस से प्लस में जा रहे हैं। अब H के मान को पुनः चेंज करने पर या दिशा चेंज कर देने पर चुंबकीय प्रेरण का मान कम होता जाता है। अब देखो ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो चुंबकीय प्रेरण कम होगा और कितना हो जाएगा, वापस से 0। तो अब अगर चुंबकीय प्रेरण 0 हो गया है और ये H का मान है, तो ये वापस से निग्राहिता है क्या, तो इस तरफ भी निग्राहिता, इस तरफ भी निग्राहिता, इस तरफ धारणशीलता और इस तरफ भी धारणशीलता। फिर वापस से H के मान को बढ़ाओ तो वापस से पदार्थ कौन सी स्थिति को प्राप्त करेगा, B वाली चुंबकीय संतृप्ति की स्थिति को प्राप्त करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूं बच्चों, ज़्यादा इतना सोचना मत इस चीज़ को। इस पूरे चक्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो पदार्थ के पास में धारणशीलता, निग्राहिता और चुंबकीय संतृप्ति, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वो चीज़ें बताती क्या है ये भी मैं आपको बता चुका। अब आगे समझिए, आगे हम बोलते हैं कि ये जो ये BH वक्र का क्षेत्रफल है ना, ये पूरा का पूरा अगर आप इसको अंदर से ऐसा पूरा नापोगे तो जिस पदार्थ के लिए, समझना, जिस पदार्थ के लिए BH वक्र का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसके लिए शैथिल्य ह्रास का मान भी ज़्यादा होगा। अब आप पूछोगे सर शैथिल्य ह्रास तो पढ़ाया नहीं, उससे पहले क्या काम कर रहे हो आप। चलो तो शैथिल्य ह्रास को डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया, 3 चीज़ें ध्यान में रखना, निग्राहिता, धारणशीलता और चुंबकीय संतृप्ति। हो गया डन ये। चलिए अब अपन बात करते हैं शैथिल्य ह्रास की। शैथिल्य ह्रास, अब ये क्या चीज़ है, तो समझो इस चीज़ को कि पदार्थ को जब चुंबकित करना पड़ रहा था तब भी हम उसे ऊर्जा दे रहे थे। ऊर्जा मतलब आप H का मान आरोपित कर रहे थे, तो पदार्थ क्या होता है, चुंबकित होता है। फिर आप गौर कीजिए कि पदार्थ को चुंबकित करने के लिए भी आपने ऊर्जा दी। अब आप उसे विचुंबकित करना चाहते हैं तो आप देखोगे कि विचुंबकन के समय यहाँ से लेकर यहाँ तक H के मान को तो अपन ने 0 कर दिया, लेकिन क्या B का मान 0 हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब पदार्थ विचुंबकित नहीं हुआ, ठीक। तो हम बोलते हैं कि पदार्थ के चुंबकन के समय उसे क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, मतलब पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है। एवं विचुंबकन के समय यहाँ से लेकर यहाँ तक वह ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है। लेकिन क्या उसने पूरी ऊर्जा मुक्त कर दी जितनी ग्रहण की थी, तो हमने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रहण की थी तो इतनी ही वापस मुक्त भी तो करना चाहिए। लेकिन हमने बोला कि कम करने पर C तक ही पहुंच पाता है, O तक नहीं पहुंच पाता, ठीक। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपने क्या दिया, H ही दिया, उसे चुंबकन क्षेत्र दिया। तो आप कह रहे हैं कि चुंबकित करने के लिए भी आपको क्या आरोपित करना पड़ा था, चुंबकन क्षेत्र आरोपित करना पड़ा था। विचुंबकित करने के लिए भी आपको क्या आरोपित करना पड़ रहा था, चुंबकन क्षेत्र आरोपित करना पड़ा था। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपने चुंबकन के समय भी ऊर्जा दी और उसे पूर्णतः विचुंबकित करने के लिए भी आप ऊर्जा दे रहे हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा होता, जितनी ऊर्जा हमने दी है विचुंबकन के समय अगर उतनी ऊर्जा मुक्त हो जाती तो हम बोलते कि कोई ह्रास नहीं हुआ। लेकिन चुंबकन के समय भी ऊर्जा दे रहे हैं, विचुंबकन के समय भी ऊर्जा दे रहे हैं, तो फिर तो ऊर्जा का ह्रास ही हुआ, हमें तो प्राप्ति नहीं हुई। अगर लेट सपोज करो मैं अगर आपको एक टॉफ़ी देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज करो एक डेयरी मिल्क मैंने आपको दी, उसके बदले में आपने उतने ही अमाउंट की कोई दूसरी चीज़ मेरे को दे दी, तो दोनों का बैलेंस बराबर रहा, ठीक। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको 100 रुपये वाली डेयरी मिल्क दी, आपने मेरे को पकड़ा दी है 10 रुपये का क्या 5 स्टार।
तो 90 रुपए का गैप रह गया ना आपके और मेरे बीच में। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपए जितना काम तो कर लिया पदार्थ ने, ले लिया अगले से, लेकिन लौटाते समय 10 रुपए वाला ही काम किया है। 90 रुपए अभी भी अपने पास में रख रखे हैं भाई, रख रखे हैं, है ना, मतलब चुंबकित का गुण अपने पास में रख रखा है पदार्थ ने। चलिए, तो ये 90 रुपए भी तो लौटाने पड़ेंगे। तो अब इस 90 रुपए को लौटाने के लिए आपने क्या किया, उसके ऊपर दबाव डालना, दूसरे ने दबाव डालना चालू कर दिया, आपने मुझ पे वापस से दबाव डाला, और वो दबाव मतलब आप वापस से मेरे पे ऊर्जा अप्लाई कर रहे हैं, मत कर देना भाई, ठीक है। और उसके कारण मैंने आपको वापस से आपके बचे हुए पैसे और लौटाए, ठीक है, लेकिन आपको वापस से दबाव डालना पड़ा, हम वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझिए, BH वक्र में पदार्थ चुंबकित होने के लिए ऊर्जा ग्रहण करता है तथा पदार्थ को विचुंबकित करने पर वह ऊर्जा मुक्त करता है। लेकिन यह मुक्त ऊर्जा ग्रहण की गई ऊर्जा के तुल्य नहीं होती। पदार्थ को पूर्णतः विचुंबकित करने के लिए भी उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। अर्थात एक पूर्ण चक्र में क्या होती है, ऊर्जा ह्रास होती है, जिसे क्या कहा जाता है, शैथिल्य ह्रास कहा जाता है। तो शैथिल्य ह्रास का मतलब ऊर्जा का ह्रास, ठीक है। ह्रास का मतलब क्या बच्चों, कमी। ऑलराइट, तो ये हुआ शैथिल्य ह्रास। अब शैथिल्य ह्रास का खुद का एक फॉर्मूला है कि ये शैथिल्य ह्रास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पॉइंट शैथिल्य ह्रास ही चल रहा है बच्चों। तो शैथिल्य ह्रास का फॉर्मूला Q बराबर होता है VAN। V क्या, आंसर है पदार्थ का आयतन, N क्या, आवृत्ति, और A क्या, BH वक्र का क्षेत्रफल। ये बात ध्यान में रखना, ये पदार्थ का क्षेत्रफल नहीं है, ये किसका क्षेत्रफल है, BH वक्र का क्षेत्रफल है। तो अब BH वक्र के क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है, अगर मैं इस A को डिफाइन करूं कि BH वक्र का क्षेत्रफल क्या डिफाइन करता है, तो समझिएगा इस चीज को। तो A का फॉर्मूला आप यहां से समझेंगे Q डिवाइडेड बाय V इंटू N, ठीक। यदि आयतन का मान 1 कर दूं और एक ही चक्कर की बात की जाए, मतलब V व N दोनों ही क्या हों, एकांक हों,
तो उस स्थिति के अंदर क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? शैथिल्य हास्य के बराबर होगा। ठीक है, तो आप समझिए इसको, ये लाइन ध्यान में रख लीजिएगा। बी एच वक्र का क्षेत्रफल प्रति एकांक पदार्थ के यहाँ पे लिख लीजिएगा, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रति चक्र हुई शैथिल्य हानि को प्रदर्शित करता है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ये शैथिल्य हानि ज़्यादा होगी, अगर यह क्षेत्रफल कम है तो शैथिल्य हानि कम होगी, ऊर्जा का लॉस कम होगा। अब आप अगर कोई पदार्थ चूज़ करेंगे तो उसमें लॉस ज़्यादा होने चाहिए, हानि ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? आंसर है हम ऐसा ही पदार्थ चूज़ करने की कोशिश करते हैं कोई भी चीज़ बनाते हुए जिसमें हानि हमेशा कम हो, कोई भी अपना लॉस नहीं चाहता है। ठीक है, तो पदार्थ ऐसा चूज करना चाहिए जिसका शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल कम हो, अर्थात उसका ये जो हास है वो क्या होगा? कम होगा। ऑलराइट, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित कर रहा है? पदार्थ के एकांक आयतन में प्रति चक्र हुई शैथिल्य हानि को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि ए क्या प्रदर्शित कर रहा है। कई बच्चे बोलते हैं शैथिल्य हानि को प्रदर्शित करता है। नहीं बच्चों, सिर्फ शैथिल्य हानि नहीं, प्रति एकांक आयतन में प्रति चक्र हुई शैथिल्य हानि को। ठीक है, मोटा मोटा हम शैथिल्य हानि समझते हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट की बात की जाए तो फिर तो यही आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, व्हाट इज शैथिल्य, व्हाट इज हिस्टेरेसिस? ठीक है, शैथिल्य का मतलब क्या होता है हमारे लिए? तो आप इस कर्व को थोड़ा सा गौर करें बच्चों, अच्छे से गौर करो। आप गौर करेंगे, एक कोई भी h का मान उठाओ, ये इस तरफ h चल रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ ये h का मान, इस h के मान के लिए आप देखेंगे b का मान ये भी है, ऐसा ऊपर चलो तो b का मान एक तो ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी h के लिए आपको देखोगे तो b का ये वाला पॉइंट भी मिलेगा, मतलब ये b का ये मान भी प्राप्त हो सकता है। नीचे की ओर जाओगे तो इसी h के लिए आपको b का मान, उसी h के लिए b का मान नेगेटिव भी मिला, पॉजिटिव में भी दो अलग अलग मिल गए। ठीक है, आप देखेंगे कि h के मान के लिए b का मान अद्वितीय नहीं है, b के बहुत सारे मान मिल सकते हैं, 2-3 मान मिल सकते हैं उसी h के मान के लिए। दूसरा, जैसे जैसे हम h के मान को चेंज करते हैं b के मान में भी हमें क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो चुंबकीय प्रेरण है वो किसका पीछा करता है? चुंबकन क्षेत्र का पीछा करता है प्रत्येक स्थिति में। h के मान को ही हम चेंज कर रहे थे तभी तो जाके चुंबकीय प्रेरण चेंज हो रहा था। ये जो पीछे चलने की प्रक्रिया है ना, b पीछे चल रहा है, h आगे दौड़ रहा है, इसी को ही कहते हैं शैथिल्य। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चुंबकीय शैथिल्य से क्या आशय है, ये सवाल आता है। शैथिल्यता से क्या आशय है, तो मैं उसका आंसर लिख रहा हूं। चुंबकीय शैथिल्य का चुंबकीय शैथिल्यता क्या चीज है, तो हम लिखते हैं BH वक्र से स्पष्ट है कि चुंबकीय प्रेरण B का मान चुंबकन क्षेत्र H के क्या करता है? पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही लिखेंगे। एवं H के
एक निश्चित मान के लिए चुंबकीय प्रेरण B का मान अद्वितीय नहीं होता। बहुत सारे मान मिल सकते हैं, ठीक है, अद्वितीय नहीं होता। यही शिथिलता कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चुंबकीय शिथिलता हो चुका। बच्चों आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे इसी पार्ट के अंदर दो कर्व, मतलब एक नर्म लोहा है और एक स्टील है, इन दोनों के लिए BH वक्र में तुलना की गई है, उसको डिस्कस करना है। फिर लोह चुंबक में मतलब विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक कौन कौन से पदार्थ से बनाई जानी चाहिए, उन पदार्थों की विशेषता क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देर से ही लेकिन चीज़ आपके पास में वीडियो लेक्चर जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हुआ है। अच्छे से पढ़ें और इस चैनल को शेयर करते चलो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट सब्सक्राइब द चैनल बच्चों। वीडियोस को लाइक करो, इससे क्या होगा, जिन बच्चों के पास में अभी तक नहीं पहुंचा है शायद उनके पास में भी पहुंच पाए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।